अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित जी ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बड़ा बिजी शेड्यूल होता है आपका, इस चैनल उस चैनल में देखती रहती हूँ आपको कि आप पूरे टाइम कहीं ना कहीं पर आप बिजी होते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। कोशिश करते सर, रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आरएसएस की तरफ से जो बात की गई है कश्मीर को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? आजकल वैसे आपके कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कश्मीर का नाम एक बार फिर ले रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किसी हल की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे लेंगे? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभी आपने जो जिसकी आप बात करें, आई थिंक 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था दत्ता जी का। मिस्टर होस बोले हैं, वैसे शॉर्ट फॉर्म में या उनको कॉमनली दत्ता जी कहते हैं। अब दत्ता जी नंबर 2 इन कमांड है, मोहन भागवत जी के बाद उनका नंबर आता है। अब उनका स्टेटमेंट आना, राजनाथ सिंह जी का पहले स्टेटमेंट आता, भाई पीओके हमारी टेरिटरी है, हम उसको लेंगे और हम उसको कभी भी ले सकते हैं और हमें इससे कोई रोक नहीं सकता, और अगर हमारी टेरिटरी पे कोई बुरी नजर रखेगा हम उसको जवाब देने को सक्षम है। तो ये कारगिल विजय दिवस के दिन हुआ 2 दिन पहले। तो वहां ये राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आता है और वहीं दत्ता जी का ये स्टेटमेंट आता है कि भाई वो हमारा पार्ट है और हमें इसको लेना ही लेना है। मतलब अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, कोई ऐसे नॉर्मल पॉलिटिशियन है, कुछ नहीं है। अगर ये नंबर 2 इन कमांड है तो ये मतलब आरएसएस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आया है, उनका ग्रीन लाइट आया है, उनका एक ग्रीन लाइट है गवर्नमेंट को, आपको जो करना चाहे इस संदर्भ में आप कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिखा गया। इस पे हमारे नेशनल टीवी पे जियोपॉलिटिकली भी काफी डिबेट्स हो रही है, क्योंकि इससे पहले आरएसएस इतना डायरेक्टली खुल के सामने स्टेटमेंट नहीं देते। और उन्होंने उस दिन ये स्टेटमेंट दिया है, तो एक बहुत बड़ा चेंज हम देखते हैं। और चाहे तो ये स्टेटमेंट एक बंद कमरे में भी दिया जा सकता था, एक बंद कमरे में भी बोला जा सकता। अगर एक ओपन फोरम पे बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि काफी कुछ चीजें आगे चल रही है। अगर आप देखिए, जो 35 और 370 हटा था, तब अमित शाह जी ने बोला था कि हम जान भी देंगे तब भी पीओके लेके रहेंगे। ये है जी गृह मंत्री जी, ठीक है। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बालाकोट हुआ, प्रधानमंत्री जी के आदेश पे हुआ। अब राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, अब दत्ता जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। पैंगोंग सो तक हमने रोड्स बना ली, सारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया, नितिन गडकरी जी। फाइनेंशियली हमारे पास नंबर 3 हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अभी दुनिया में, निर्मला सीतारमन जी। डॉक्टर जयशंकर क्या करते क्या नहीं करते वो हम रोज बात करते रहते हैं। तो अगर हम देखें, तो अगर आप कड़ियां जोड़े, अमित शाह जी के स्टेटमेंट से शुरू करें और दत्ता जी के स्टेटमेंट पे खत्म करें, तो इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं इन द चेयर ऑफ कमांड, दे आर ऑल इकोइंग दिस लाइन। तो ये एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए हमारे नेशनल टीवी पे या और भी चैनलों पे इस पे काफी डिबेट हुई, मैं भी डिबेट्स में था। तो भाई इसका हम क्या मतलब निकाले? तो इसका मतलब है, डेफिनेटली एक मतलब है, और हमारा ये मानना है कि भाई जमीन तो हमारी, हम कभी भी उसको ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों का ये मानना है कि भाई वो आजाद है, हम कहते हैं वो जमीन हमारी। अगर हमारी जमीन है हम तो लेके रहेंगे, अगर आपकी जमीन है हम उसको छुएंगे नहीं। अगर वो आपकी जमीन है हम उसको छुएंगे नहीं, हमने हजारों साल से किसी की जमीन छुई नहीं है। बट अगर हमारी जमीन है तो किसी भी कीमत पे कभी भी उसको लेके रहेंगे। और वही वाली बात है, वी विल चूज द टाइम, प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्शन। वो हम पे छोड़ दीजिए, जब भी होगा जैसे भी होगा। आज एक जो दत्ता जी का स्टेटमेंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, बीजेपी क्या है? बीजेपी इज द पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस। आइडियोलॉजिकल मेंटर बीजेपी का आरएसएस है। अगर ये स्टेटमेंट आरएसएस के नंबर 2 व्यक्ति देते हैं लाइन ऑफ कमांड, तो मान के चलिए मोहन भागवत जी की भी इस पे सहमति है। बाय द वे, 2 महीने पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई 1 साल में कश्मीरी पंडित्स विल गो बैक टू वैली। अब इस स्टेटमेंट को और जोड़ दीजिए, अब इस लाइन में ये स्टेटमेंट और जोड़ दीजिए। तो इतना ओपनली, इतना डायरेक्टली खुल के सामने आके बोलना, उसको डिक्लेयर करना, उसका ऐलान करना नेशनल मीडिया पे बहुत बड़ी बात होती। चाहते तो ये एक मतलब ना सीक्रेट कम्युनिकेशन भी हो सकती थी, बट इसको ऐलान करना, बताना बहुत बड़ी बात है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इसको देखा गया होगा और इसको सीरियसली देखा गया होगा, क्योंकि जो लाइक चेन ऑफ कमांड है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अब सबका एक लाइन में स्टेटमेंट आता है। और हमारे पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी प्रस्ताव पारित किया कि पीओके इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप इसको, अब आप इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे, एक 360 डिग्री
एक 360 डिग्री की सहमति आपको आरजू जी इस पे दिखेगी। ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे लिए तो ये है कि कब, कहाँ और कैसे। बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल पाकिस्तान इस बारे में ज़रूर सोच रहा होगा, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कब, कहाँ और कैसे वाले लोग मौजूद हैं, और वो भी यही कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन जो कुछ भी हो, मेरा यही मानना है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए बेहतरी हो, और उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, और उनकी मर्जी के हिसाब से ही कुछ जो भी हो उनकी मर्जी से हो। आगे हम अगर बढ़ें और हम बात करें, वैसे अजीब सी बात है लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ, ये आपकी बॉलीवुड के लोगों को क्या हो गया है? मतलब ये अभी रणवीर सिंह की एक मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकती अपने जो हमें लोग देख रहे हैं, लेकिन खैर उन्होंने देख रखी होगी, लेकिन फिर भी ये अजीब किस्म का फोटोशूट उन्होंने करवाया है, और बड़ा एम्बैरेसिंग सा है। ऐसा ऐसा क्या, मतलब क्यों, आपके ख्याल से क्या सोचा उन्होंने, ऐसा क्यों किया? कौन सी कंपनी है जिसने उनको कहा कि जी इस हद तक चले जाओ, और पैसे के लिए कुछ भी मतलब चलेगा? देखिए आरजू जी, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए इस विषय में बात करना भी एक एम्बैरेसमेंट है, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि जो हमारे सभ्यता है, जो हमारे एक नॉर्म्स है, हर एक व्यक्ति को नॉर्म्स में रहना चाहिए, और जो खासकर हम्म, पब्लिक पर्सनैलिटीज होते हैं उनके लिए एक कॉमन सिटीजन से ज्यादा उन नॉर्म्स को फॉलो करने की आवश्यकता और नॉर्म्स को फॉलो करने की जरूरत है। अब उन्होंने क्या किया, क्या सोच के किया, किसके कहने पे किया, पॉपुलैरिटी के लिए किया, पैसे के लिए किया, इसका जवाब तो वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। बट मैंने जो यहाँ सोशल मीडिया में देखा, तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट। लोगों में एक हम्म, आक्रोश है, रोष है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए बहुत सी चीजें जो होती है वो आपकी पर्सनल होती है। पर्सनल चीजों को पब्लिक में ना लाया जाए, न यू नो इसके बारे में बात हो ना हो, वो चीज अच्छी है। इससे क्या होता है ना कि आज एक ने किया, कल दूसरा करेगा, कल तीसरा करेगा, फिर एक नया ट्रेंड सा शुरू हो जाता है। पीछे हमारे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की एक लड़के को मेट्रो में 10 थप्पड़ मार रही है, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था। तो एक सोशोलॉजिस्ट मेरे साथ बैठे थे एक टीवी डिबेट में, कह रहे थे भाई अगर ये प्रवृत्ति बनने लगी कि भाई हम कर क्या रहे हैं, मतलब मतलब आज हम्म, हमने 10 थप्पड़ मार के वीडियो वायरल कर लिया, कल 15 मारोगे क्या? परसों जूता निकाल के मारोगे क्या? मतलब क्या हम एक सोसाइटी इतना नीचे गिर रहे कि पॉपुलैरिटी के लिए, चीजों के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे। और मुझे लगता है ईश्वर का दिया इनके पास काफी कुछ है, तो ये लोग ऐसे, इनको एक मर्यादा में रहना चाहिए। बाकी हम उनको कोई बताने वाले होते नहीं है। पब्लिक पर्सनैलिटी है, पब्लिक में रहते हैं। देखिए आपको बनाने वाला पब्लिक, आपको बिगाड़ने वाला पब्लिक, आपको पब्लिक बादशाह बनाता, आपको पब्लिक जमीन पे भी लाता है। और उस पब्लिक में हमारे यहाँ तो हिंदुओं में एक कहता है, जनता में जनार्दन रहते हैं, जनता में नारायण का रूप है स्वयं। अगर आपको लगता है उस जनता रूपी जनार्दन नारायण से आप ये चीजें या ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, और क्या कहूँ आपसे। और एक पहला आपके पीओके पे एक पॉइंट रह गया था। अब आरजू जी 3 चीजें आपको बोलूंगा। पहली बात है, पीओके के लोग तो खुद कह रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद, वो तो खुद कह रहे हम हिंदुस्तान में आना, पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपकी पीओके की डिग्री मेनलैंड पाकिस्तान में तो चलती नहीं, वहां से बैचलर्स करके आएगा मेनलैंड पाकिस्तान में, उसे मानते नहीं। थर्ड, सेकंड मिसिंग पर्सन्स बलोचिस्तान के बाद पीओके में है। कॉस्ट जितना पैसा पीओके जाता, जितनी डेवलपमेंट हुई, वो पाकिस्तान से एट पार कहीं से भी नहीं है। तो उन लोगों का आगे लॉन्ग टर्म में, उनके बच्चों का, उनके फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर क्या है, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। और ये खैर आपको तो पता ही होगा, मेरे सच्चे जानती है आप, इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई करने वाले में 90% लोग तो पाकिस्तानी हैं। ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक डाटा है, ये कोई मेरे लेकिन आज के। सर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो खैर नहीं चल रहे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई कह रहा है। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट से उन्हें कोई शिकायत हो सकती है, या वो ये जरूर चाहते हो कि या तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या भारत के साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते होंगे, वो तो ऐसा ही है जैसे आपकी तरफ के कश्मीर में बहुत से लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं। तो उससे जो है वो किसी किस्म का रिजल्ट जो है वो हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर तरीका है वही अप्लाई होगा। देखिए जो हमारा कश्मीर है, दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और उसमें कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद का कोई जिंदाबाद का कोई नारा नहीं लगता। और वहां मैंने खुद वीडियोस देखे जहां ये नारे लगे, हमारे टीवी पे भी डिबेट हुई थी। और दूसरी बात, कश्मीर में और हिंदुस्तान में कोई डिस्पैरिटी नहीं है। ये मैंने आपको 4-5 डिस्पैरिटियां गिनवा दी जो विजिबल है और मैथमेटिकली प्रूवन है। तो जब ये चीजें होंगी तो फिर एक जाहिर सी बात है कि पीपल बुक लुक फॉर बेटर फ्यूचर। अब आरजू जी इसमें डिबेट तो है नहीं, बेटर फ्यूचर आज की डेट में अगर इंडिया पाकिस्तान में कंपेयर करे, बेटर और सिक्योर्ड फ्यूचर कहाँ है?
इसमें तो कोई मतलब देयर इज नो नीड टू डिस्कस दिस, मतलब वी विल बी वेस्टिंग आवर प्रेशियस एयर टाइम अगर हम ये बात करें। तो अब वहां के लोग का एस्पिरेशंस होना, इंडिया की तरफ आना, इंडिया की तरफ झुकाव होना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, एक नेचुरल आउटकम है। बस मेरा इतना सा लिमिटेड पॉइंट है जी। नहीं, हर तरह के लोग हर तरफ रहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जो भारत के साथ जाना चाहते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमने इंडिपेंडेंट रहना है, बहुत से लोग पाकिस्तान के साथ ही रह रहे होंगे। सेम यही चीज आपकी साइड पर भी है कि हर तरह की सोच के लोग मौजूद हैं। अब कौन कितनी तादाद में है वो अलबत्ता नहीं मालूम हम लोगों को, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कुछ भी हो वो उन लोगों की मर्जी से हो, ताकि ये जो एक मुसलसल इंडिया पाकिस्तान में क्लैशेस चल रहे हैं कश्मीर को लेकर वो खत्म हो। वैसे तो मेरा ख्याल है हम फिर भी आराम से बैठने वाले नहीं है, इंडिया पाकिस्तान कोई और नया इशू निकाल लेंगे और आपस में फिर भी लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने यही तय करके रखा है। अच्छा, मैं लेकिन आपको जी एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा। देखिए, इस डिस्कशन में लंबा नहीं जाते। आप ये देखिए, पाकिस्तान से इंडियन सिटीजनशिप अप्लाई करने वालों का नंबर और इंडिया से पाकिस्तान की सिटीजनशिप अप्लाई करने वालों का नंबर, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। आई रेस्ट माय केस। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रही हूँ, आपने बात की है तो आप जरूर ठीक कह रहे होंगे। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हर तरह की सोच के लोग दोनों तरफ है। मगर वही बात है कि इसका मसले का कोई हल निकलना चाहिए। जो जहाँ रहना चाहता है वो बेशक खुशी के साथ वहीं पर रहे। लेकिन अगर हम दोबारा से एक सेकंड के लिए हम फिर जरा रणवीर कपूर सॉरी रणवीर सिंह की तरफ आ जाए, रणवीर कपूर नहीं तो आपके यहाँ कोई सेंसर बोर्ड नाम की चीज है? मतलब इस तरह से उनकी पिक्चर्स आ गई, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा? देखिए आरजू जी, एक फोटो शूट था। पिक्चर यूजुअली सेंसर बोर्ड के थ्रू जाती है। ये हम्म एक इंडिविजुअल फोटो शूट था जो किसी सेंसर बोर्ड के थ्रू नहीं जाता। हाँ, यूजुअली पर जब ऐसी चीजें होती है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको लेके भी कुछ लॉ बने, कुछ चीजें आए, क्योंकि जो नॉर्मल सोसाइटी है, देखिए, हम्म जो हमारा गांव है, देहात है, कस्बा है, जहाँ हिंदुस्तान रहता है। देखिए, शहरों में हिंदुस्तान नहीं रहता, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। देखिए, हम एक बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास को लेके, या तमिलनाडु पे एक चेन्नई हम्म को लेके, तमिलनाडु से कि इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडिया जो एक वहाँ है, वहाँ की सोसाइटी का, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की भी बात करें, वहाँ की सोसाइटी का भी इसका कोई अच्छा असर नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा असर जाता हो, राइट? तो अगर ऐसी चीज आई है, अब ये सामने आई है, लोगों ने के इसको प्रमोट किया है, फोटो शूट करवाए, तो मुझे ये उम्मीद है आने वाले टाइम में ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, अगर आपके नजर में आया, हमारी नजर में आया अर्जु जी, तो उनके नजर में भी जरूर आया, और आने वाले टाइम में इस पे कुछ ना कुछ एक लॉ और एक फ्रेमवर्क या कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। बट देखिए, जनता की अदालत जो होती है, ये जो होता है, जनता की अदालत जो होती है, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं हम्म। होती। वहां आप केस हार चुके, इतना मैं जानता आजकल जो है आपने देखा है कि रिसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है और पूरा पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे ख्याल इस बारे में बात कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? हूँ। देखिए आरजू जी, दो तीन ही आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कल ये एक सर्वे भी आया था, इस पे भी मैं काफी हम्म टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। तो सही। अब हमारे अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये कैसे, ये सर्वे गलत है। हम्म देखिए अपोजिशन तो सिर्फ अपोज करती है ना, उनको मतलब नहीं है सच क्या झूठ क्या। कह रहे ये सर्वे गलत है। अगर आज एक सर्वे आ जाए, वो बोले इंडिया में रिसेशन आएगा, बोले देखो वो लल्लू लाल एंड कंपनी इंग्लैंड ने ये सर्वे छापा, अब तुम्हारे यहाँ रिसेशन आएगा। अब फिर मैं आपको चलिए कुछ फैक्ट्स दे जीरो देता हूँ। कैसे सर, जीरो कैसे? मैं बिल्कुल, हम्म ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, 2-3 मिनट में मैं प्रिसाइसली इसको कंप्रेस करके समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आरजू जी, सबसे पहले हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $588 बिलियन है, विच इज थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। दूसरी बात, अभी जो हमारा इन्फ्लेशन देखेंगे 7% के आसपास है। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ था 9.1%, हाईएस्ट इन 41 ईयर्स। 41 साल में वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है यूएस में। उनके बैंकों ने 1% इंटरेस्ट बढ़ाया, मतलब वहां ऑलमोस्ट इंटरेस्ट डबल हो गया। वहां इंटरेस्ट बहुत कम होता है। 1% इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है, मतलब तूफान आ गया वहां पे। कनाडा में 1% इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा, तब मैंने देखा था न्यूजीलैंड में ½ % इंटरेस्ट बढ़ा, तो कल मुझे समझ नहीं आता न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। अब समझ आया कि न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज। अगर आप देखेंगे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल एशियन एवरेज, आप पाकिस्तान की बात करें तो 27 से 34% का इन्फ्लेशन है। हमारा इन्फ्लेशन अभी एशियन एवरेज से कम है। अब मैं इकोनॉमिक आउटलुक की बात करता हूँ, हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8.5% है।
अब आते हैं आरजू जी यूरोपियन यूनियन पे, और अगर आपको याद होगा मैंने शायद 2-3 महीने पहले आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था चैनल्स में, मैंने कहा एक क्वार्टर में अगर रशियन यूक्रेनी लड़ाई नहीं रुकती यूरोप में रिसेशन आएगा। यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही है, ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका 3 महीने पहले आपको याद, और मैंने तब आपको बताया था यूरोप का आउटलुक जो है 2.5% के आसपास आएगा। यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक 2.6%, अब 2.3 की कोई बातें कर रहा है, 2.6 2.3, अगले साल 1.3%। जर्मनी में द कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल गो 3 टाइम्स नेक्स्ट ईयर। रशिया गैस पाइपलाइन बंद कर चुका है। ये रही यूरोप की बात। अब आते हैं यूएस में। यूएस में अभी जो है ये करीब 2.3% है अभी जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर 1.3 to 1.6%। चाइना 3.6%, अगले साल का आंकड़ा ही नहीं है। अब भी 80 करोड़ लोग कोविड के नाम पे बंद है। हमारा 8.5%, अगले साल 6.5 to 7.5%। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी। अब आप इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कंपेयर करिए, टर्की में करीब 45% है, 73% तक पहुंच गई थी। इन्फ्लेशन यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑल टाइम हाई है, अभी करीब 6-7% है। अगर आप करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करें, पूरे पिछले टाइम एशिया में हर करेंसी 8.5 से 9% नीचे गई है। इंडियन रुपी इज द ओनली करेंसी जो करीब 7% डॉलर के अगेंस्ट नीचे गई। पहली बात, इन्फ्लेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 6-7% के आसपास है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्ड है, इकोनॉमिक आउटलुक की बात की मैंने। और यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज लाना चाहता था कि जो मेन चीज आती है, ये हो क्यों रहा है, दो चीजें होती है, फूड और फ्यूल। कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन दैट। हमारा फूड वर्ल्ड ओवर टुडे इज एक्सपेंसिव बाय 42% एंड फ्यूल इज एक्सपेंसिव बाय 55%। फूड और फ्यूल। अब आप फूड की बात करें, हमारे पास इतना खाना है, इतना वीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, अपने लिए तो 2-5 साल का है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना अर्जू जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। एक नया पैसा नहीं आएगा जो संभव नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाथ में 60 एफडीआई यहाँ आया लास्ट ईयर में $83 बिलियन, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप्स को मिला $36 बिलियन, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप 1600 से 72,000 हो गए, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 3 डेकाथलॉन हो गए, और 10 इन मेकिंग। ये मैं आपको एक बड़ी इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर रहा हूँ। अब रही फ्यूल की बात, हमने जो रशिया से तेल लिया, हमने $1 में 30 से $35 बचाए एक बैरल में, और दैट हैज सेव्ड अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीस। और इस सब में हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसमें दुनिया की बहुत नजर नहीं गई, दुनिया वालों ने देखा नहीं उसको। वो मास्टर स्ट्रोक ये था अर्जुन जी कि हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी। अभी 18 से 24 कंट्रियों में रुपी एज अ करेंसी चलती है। हमने चुपचाप बिना कुछ हौल हंगामा किए रुपी की ट्रेडिंग शुरू कर ली। रुपी की ट्रेडिंग का मतलब अब मैं रशिया को रुपयों में पैसा दे सकते हैं, कतार में चल रहा है, यूएई में रुपी चल रहा है, श्रीलंका को अगर क्रेडिट लाइन देनी है डॉलर में देने की जरूरत नहीं है, रुपयों में दे सकते हैं। ईरान से अगर तेल खरीदना, अब डॉलर की जरूरत नहीं है, अब हम रुपयों में तेल खरीद सकते हैं ईरान से। तो ये जो रुपी ट्रेडिंग हमने कर ली, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता है, हमें हर जगह फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे एक रुपी को हमने इंटरनेशनल करेंसी बनाया। अब आरजू जी आप ही देखिए, अगर कल को ये रुपी 50 एक कंट्रियों में चलने लगी, 200 प्लस कंट्री है जो मैटर करती है, 50 एक कंट्री है जो मैटर करती है इकोनॉमी वाइज, अगर वहां इंडियन रुपी चल जाता है, इंडियन रुपी इज अ ग्लोबल करेंसी। जो चाइनीज युआन जिंदगी भर नहीं कर पाया, हमने वो गेम 2 महीने में करके दिखा दिया। और इस सब पैंडेमिक के होते हुए हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया 2 साल तक, हमने 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई है, राइट। ये सब भी चलता रहा, हमने राफेल भी खरीदा, आखिरी राफेल भी आ गया, हम चिनूक अपाची भी खरीद रहे हैं, चाइना को भी जवाब दे रहे हैं। और चाइना के बैंकों में रूरल एटीएम में पैसा नहीं है, वहां रूरल लोग जनता को पैसा नहीं मिल रहा, ये आपने देखा होगा। हमारे यहाँ ऐसी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया की कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी अप्रूवल रेटिंग में 1 पॉइंट या 1 डेसिमल का फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज व्हाट इंडिया डिड राइट। और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहा आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने 3 साल पहले कहा था, और मेक इन इंडिया। तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था, राहुल गांधी जी वगैरह ने, शेयर है उसमें कुछ सर्कुल बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ऑन टू इट। दिस इज हाउ द सर्वे सेज देयर इज 0% चांस ऑफ रिसेशन इन इंडिया, जबकि यूरोप में 45%, यूएस में 50% के आसपास है, 45%, चाइना में 25%। और एलिफेंट इन द रूम, मैं फिर रिपीट करूंगा, चाइना कुछ नहीं पता, क्योंकि एशिया की सारी इकोनॉमी चाइना से लिंक्ड है। वहां अंदर क्या हो रहा है, 80 करोड़ लोग महीनों से बंद किए हुए जीरो कोविड के नाम पे,
80% प्रोडक्शन डाउन क्यों है, कुछ नहीं पता चाइना में क्या हो रहा। रूरल बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा आ नहीं रहा, तोपे सड़कों पे चल रही है चाइना की, बंदूक से काम नहीं चल रहा, तोपे सड़कों पे चल रही है। अब चाइना क्या, व्हाट आर दे ब्रीविंग, गॉड ओनली नोस। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोग, जैसे कि आपने खुद भी कहा और मैंने भी देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, कुछ परसेंट तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो रिपोर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन फिर भी अगर इसको 50% भी मान लिया जाए या 60% भी मान लिया जाए, तब भी एक तरह से बहुत जबरदस्त काम किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो रहा है, तो मेरे ख्याल है भारत में रहने वालों के लिए तो बहुत अच्छा होगा और काफी उनको फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी। एक न्यूज मेरे सामने से एक निकली थी आज, और वो थी आप लोगों के फेवरेट राहुल गांधी जी से रिलेटेड। उनको अरेस्ट किया गया है और वो कहीं बैठे हुए थे, मेरे ख्याल है किसी प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। वो भी पिक्चर्स आई हैं, तो वो क्या बात है, उनको किस लिए इस किस्म का उनके साथ किया जा रहा है रवैया? देखिए आजू जी, पहले पुराने क्वेश्चन का एक जवाब दे दूं। देखिए लोग सर्वे पे they can cast doubts, they can cast aspersions. मैंने आपको डाटा क्यों दिया? मैंने आपको डाटा इसलिए दिया that validates the survey. नहीं तो एक लाइन में बोल देता सर्वे आया, सर्वे ने बोल दिया जीरो, तो आजू जी जीरो है, कोई बात नहीं। Why did I give all the data of all the parameters, unemployment, economic parameter, outlook, GDP, foreign exchange, ये सब दिया मैंने, so that जो सर्वे का बेसिस है वो बेसिस बना किस पे? अगर इनमें से कोई डाटा गलत है तो मैं माफी मांगूंगा, इनमें से डाटा कोई गलत है नहीं। तो अब ये जो अपोजिशन वाले या जो जिनको ये सर्वे गलत लगता है, वो आके बताए इसमें से क्या क्या गलत है, कहाँ कहाँ गलत है, क्यों गलत है। हम आके उनसे विनम्रता से माफी मांगेंगे। और इतने डिबेटों में मुझे आज तक कोई मिला नहीं जिसने एक भी पॉइंट डिस्प्यूट किया हो। अब देखिए, आपको राजनीतिक विरोध करना, आपको पॉलिटिकल अपोजिशन करनी, आपका हक है, डेमोक्रेसी है, कुछ भी बोलिए। अब आते हैं श्री राहुल गांधी जी पे, बहुत बड़े नेता है भारत के। अब सोनिया गांधी जी का आज ईडी में पेशी थी, 5,000 करोड़ का स्कैम है, तो उसके बारे में ईडी उन्हें बुला रहा है। तो अब ये भाई, ये बड़े खानदानी लोग हैं, आप जानते हैं खानदानी लोग के बड़े ठाठ होते, कहते भाई ईडी हमारे घर क्यों नहीं, हमें बुलाया क्यों गया। अब उस पर वो कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्हें डिटेन किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, डिटेन करके जब आप अच्छा, ओके, रोकते हैं फिर उनको छोड़ देते हैं। कल परसों उन्होंने गाड़ी भी जलाई थी उनके वर्करों ने। तो ये सब वो कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे पार्टी के हमारे टीवी चैनल्स ने बता दिया कि अरेस्ट कर लिया, हमारे टीवी चैनल्स में से ये चल रहा था, इसलिए मैंने कहा ये डिटेन किया जाता है, अरेस्ट नहीं किया जाता। तो एक तो डिटेन करके कुछ देर बाद उनको छोड़ा जाता, ताकि द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। बाय द वे, आपने कल परसों ये भी देखो, आप थोड़ी पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो मैं बता दूं आपको। अब ईडी को हमारे यहाँ लोग ना बहुत कहते हैं, ईडी का ये नाम वो नाम, बड़े नाम वाम, ईडी का जी ये दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है। अब आपने देखो यूपी में एक ईडी ने कार्रवाई की थी, 200 करोड़ रुपए कैश मिला। वो इत्र के बिल्कुल मैंने देखा था। एक ईडी ने कार्रवाई की थी, एक डी शिव कुमार है, कांग्रेस के बड़े नेता, वहां भी एक पहाड़ मिला था कैश का। फिर ईडी ने कार्रवाई की, एक सत्येंद्र जैन साहब है, दिल्ली के नेता है, आम आदमी पार्टी के। वहां जब कैश वहां मिला तो जैन साहब की याददाश्त, आप कह रहे यार मुझे कुछ याद नहीं, मेरा कोविड से मुझे असर हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। पहले कह रहे थे विच हैंड ये वो, जब कैश मिलता फिर सब गायब। और 2-3 दिन पहले ममता दीदी, हमारी बड़ी बहन है ममता जी, उनके एजुकेशन मिनिस्टर है पार्था चैटर्जी साहब, उनके यहाँ उनके कोई एसोसिएट के 21 करोड़ कैश मिला। आरजू जी, ट्रक में बक्से लाए गए, बड़े बड़े बिस्तर वाले संदूकचियां होती थी पुराने जमाने में, उनमें कैश लिया गया और अभी कार्रवाई जाएगी। फिर भाई साहब हमारे बीमार हो गए और सीधे हॉस्पिटल हो गए। जब हॉस्पिटल हो गए, डॉक्टर ने कहा आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल साज है, आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप कृपया आगे जाएं। तो जिनके यहाँ वो मिला, वो कोई एक्ट्रेस हैं, पहले कह रही थी मैं जानती नहीं, अब पैसा मिला करे मुझे ये नहीं पता। अब मैं कह रहा हूँ कि जब ये जब ये ट्रकों में पैसे मिलते हैं, ट्रकों में, किसी की, देखिए अब देखिए आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ। जब ट्रकों में पैसे मिलते, किसी की पैसे मिलने के बाद याददाश्त गायब, कहते मुझे तो याद ही, हु आर यू, सॉरी आई डोंट नो यू। अच्छा, अब ये इत्र के मित्र कह रहे, इत्र मित्र मैं तो जानता ही नहीं, किसका मित्र, कौन सा इत्र, किसका मित्र, वो गया 200 करोड़। अब ये 21 करोड़ वाले भाई साहब कह रहे मुझे तो पता ही नहीं, मेरे घर पता नहीं किसने पैसे रख दिए, क्या रख दिए, कोई मेरे घर भी रख जाए ऐसे, मुझे पता ही ना लगे। पड़ोसी भी कह रहे, पड़ोसी हैरान हो गए, ट्रकों में पैसे ले जा रहे। और ये अभी चीजें और निकलेगी। पहले ईडी को ये गालियां देते हैं, पहले ईडी को ये बुला भला कहते हैं, विच हंट कहते हैं, और जब नोटों का पहाड़ मिलता है, फिर वो शोले का डायलॉग आपका, इतना सन्नाटा क्यों है भाई,
इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतना बिल्कुल। सन्नाटा क्यों है भाई? मैं आपके माध्यम से पूछा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जब कैश के नोटों के पहाड़ मिलते हैं, जब सोना मिलता है, जब ये मिलता है, फिर इतना सन्नाटा क्यों है? क्यों है? बिल्कुल सही। लेकिन ये कि बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया में इतने पैसे लोगों के पास से निकल रहे हैं। हमारे यहाँ से भी कभी कभार होता है, कुछ हमारे सरदार वरदार टाइप के लोग जो है ना, जो जमींदार और लैंडलॉर्ड किस्म के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके यहाँ से एक तो बारिश किस्म की चीजें निकली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दो जरूर है कि बहुत सारा पैसा उन्होंने भी रखा हुआ था और वही बॉक्सेस के अंदर, घर के अंदर रखा हुआ था। तो ये चीज अच्छी है कि थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू सो मच सुमित जी, का आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक बहुत यू शुक्रिया। मैम। थैंक यू।